अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उन्वान है अदालती इस्लाहात कैसे मुमकिन है। सबसे पहले पूछते हैं सैयद अज़मत अली बुखारी साहब से कि ये अपना क्या मौक़िफ़ देंगे और इनका क्या कहना है कि इस्लाहात कैसे मुमकिन हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर साहब, आज आपने बहुत एक ज़बरदस्त मौजू पे इस मुज़ाकरे का एहतमाम किया है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा मौजू है जो इस वक्त इस मुल्क का एक आम तरीन मौजू है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है ये पाकिस्तान के आम आदमी को वो इंसाफ फराहम नहीं कर रहा, वो रिलीफ फराहम नहीं कर रहा जो कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, और उसकी वजह तलाश की जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आया इसमें हुकूमत का रोल है, आया इसमें जजेस का रोल है, आया इसमें वकला का रोल है, या लिटिगेंट पब्लिक का रोल है। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो अदालती निज़ाम है बेसिकली इसमें ख़राबी ये है कि इसमें जजेस की जो प्रोग्रेस है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसकी वैल्यूएशन का निज़ाम पाकिस्तान में कोई नहीं है। जो जज जिस तरह मर्ज़ी है उसका फ़ैसला करता है, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, उसकी ज़हनी सलाहियत क्या है, उसको पाकिस्तान के हाथ वो वाहिद मुल्क होगा जहाँ जज की जो पर्सनैलिटी है, जज की जो परफॉर्मेंस है और जज जो जजमेंट दे रहा है उसको वैल्यूएट नहीं किया जाता। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा निज़ाम है कि पाकिस्तान में डिलेड जस्टिस है। मैं वकील हूँ, अगर मेरा अपना भी कोई मामला आता है तो मैं चाहूँगा कि वो जरिए के ज़रिए हल हो जाए, वो किसी और ज़रिए हल हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो अदालत में जाएगा तो फिर वो अदालती निज़ाम हमारा ऐसा है कि वो किसी सूरत में भी उसको एट द टाइम, प्रॉपर टाइम जो है, विद इन टाइम जो है, वो कभी भी फैसला नहीं हो सकता। उसके ज़िम्मेदार जजेस भी हैं जो रिटायरिंग रूम्स में बैठते हैं, उसके ज़िम्मेदार वकला भी हैं जो स्ट्राइक्स करते हैं, और उसका ज़िम्मेदार आम लिटिगेंट भी है जो फ्रिवलस लिटिगेशन करता है। नंबर तीन बात आ जाती है कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम में ख़राबी है उसकी वजह, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कल मैंने किसी जज का देखा, बड़ी ज़बरदस्त बात उसने की कि बोथ द पार्टीज़ बिफोर ए जज नो व्हाट इज़ द ट्रूथ, बट द जज इज़ ऑन द ट्रायल, ही हैज़ टू फाइंड आउट वेयर इज़ ट्रूथ। तो हम जो झूठ बोल रहे होते हैं, एक पार्टी या दूसरी पार्टी, ये पाकिस्तान में एक बड़ा उसकी, और उसको झूठ को इसलिए हम नहीं रोक पा रहे कि झूठे को सज़ा देने का यहाँ पे कोई तसव्वुर नहीं है। जो झूठा साबित हो जाता है उसका क्या होना है उसका कोई नहीं है। और फिर एक और जो सबसे बड़ा है वो पाकिस्तान में जो लीगल एजुकेशन का निज़ाम है वो बिल्कुल थर्ड क्लास निज़ाम है। दुनिया में शायद किसी जगह ऐसा निज़ाम नहीं है। हमारे जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने ख़ुद बतौर मेंबर लीगल एजुकेशन कमेटी से देखा है, तो मैंने देखा है कि एक एक कमरे में कॉलेज बने हुए हैं, 2-2 साल की प्रैक्टिस वाले लोग पढ़ा रहे हैं। और एक दफ़ा एक जज साहब ने बात की और वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। हाई कोर्ट के जज ने मुझे बताया, लेटर ऑन ही वाज चीफ जस्टिस, कि उनका भतीजा कॉलेज नहीं गया। तो उन्होंने पूछा जी क्यों नहीं गया, तो उन्होंने कहा जी आज हमारे सर का इक्विटी का पेपर था। इसका मतलब है जो बंदा खुद लॉ ग्रेजुएट नहीं था वो लॉ पढ़ा रहा था। ये हमारा लीगल एजुकेशन सिस्टम है। जजेस का आज से पहले यहाँ पर ये हो रहा था कि एक पेपर देकर बंदा जज बन जाता था, और वो एक पेपर में उसका जो तुक्का लगता, तुक्के पे जज बैठे हुए हैं बहुत सारे जज। इस तरह जो एलिवेशन का निज़ाम है, हाई कोर्ट में एलिवेशन का निज़ाम है, वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे फरसूदा है। जो एलिवेशंस हो रही हैं आप जाकर उन्हें देखें, उन लोगों का बैकग्राउंड देखें, उन लोगों की तालीमी सलाहियतें देखें। अगर आप जाकर हाई कोर्ट के जजेस की जाकर देखना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि उनका एजुकेशन जो लेवल है वो क्या है। तो फिर जब हम इस निज़ाम को ख़ुद बेहतर नहीं करना चाहते तो ये निज़ाम किस तरह बेहतर होगा। जब इस निज़ाम को मैं, आप और हम सब मिलकर बेहतर करेंगे, जब वकला का जो लीगल एजुकेशन, जब हम लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस देने के लिए हम क्राइटेरिया मुकर्रर करते हैं 50% का, है जी, उसमें लड़के पास हो जाते हैं, हम जुलूस निकालने शुरू कर देते हैं कि जी ये जो है वो पासिंग मार्क्स कम किए जाएँ। अभी जो है जो पंजाब बार काउंसिल ने किया, जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया, वो एक शर्मनाक काम है। वो एक शर्मनाक काम है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने मुकर्रर किया 50 नंबर
और हम वहाँ इसलिए खुश हो रहे हैं कि जी हमने वोटर बनाने हैं जी नए बच्चों को। तो वो जब लड़के फेल हो गए तो हमने कहा नहीं, ये 40% होना चाहिए और हम 40% पर पास करें। जब हम खुद नहीं ठीक करना चाहते तो ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? जब हमारे जो इदारे हैं, पंजाब बार कौंसिल जो एक रेगुलेटरी इदारा है, जो पाकिस्तान बार कौंसिल जो एक रेगुलेटरी इदारा है, वो बतौर रेगुलेटरी इदारा वो काम नहीं कर रहा। हम वहाँ पे लाइसेंसिंग मशीन्स बने हुए हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल लाइसेंस लेना है वकालत का, और पाकिस्तान में सबसे आसान काम है। मैंने बतौर मेंबर मैं समझता हूँ कि मैं भी वो नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था, बतौर चेयरमैन वो नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन हमें ये इस पर गौर करना होगा, हमें से हर फर्द को गौर करना होगा, तब ये निज़ाम ठीक होगा। नाज़रीन, सैयद कामरान अली शाह साहब हैं हमारे साथ, इनका मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह अज़मत अली बुखारी साहब ने बताया है कि जितनी भी चीज़ें हमारी जो उन्होंने नोट करवाई हैं कि भी फरसुदा निज़ाम की, फिर हमारे पास जो चल रही है कि हमारे ना मतलब वकला में, ना जजेज़ में और ना आम लिटिगेट्स में इतनी जनरल अवेयरनेस है। इनके ऊपर भी कोई वर्कशॉप होनी चाहिए। प्री ट्रायल से पहले भी किस तरह मामला को निपटाना चाहिए, उसके ऊपर भी कमेटी होनी चाहिए। फिर वकला के साथ जजेज़ की भी हर 4-5 साल बाद कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज होने चाहिए कि दुनिया में किस तरह इंसाफ दिया जा रहा है लोगों को, जदीद मुल्कों में किस तरह दिया जा रहा है, तरक्की पजीर मुल्कों में किस तरह दिया जा रहा है, उनकी भी रीडिंग्स और उनके भी थीसिस वगैरह को अपनाना चाहिए, ताकि हम वही तकरीबन घिसे पिटे निज़ाम के 100 साल पुराना निज़ाम जो चल रहा है उसके तहत ही सारे मसले चल, जिसकी वजह से मतलब इतनी लंबी लिटिगेशन हो रही है, जिसकी वजह से लोग खुद भी परेशान हैं। फिर ऊपर से जो उन लोगों उन चीज़ों को देखने वाले लोग हैं वो भी इतने मतलब उस चीज़ को देखने की उनमें सलाहियत नहीं है, उनमें इतनी मामला फहमी नहीं है कि फिर जहाँ पे इदारों की बात आती है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि भाई एक कमरे की यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज बने हुए हैं, उनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। फिर उनमें उस्तादों की भी सलाहियत जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी नहीं इतनी अच्छी हुई। तो ये सारे मामलात मिलजुल के ना इस हमारे मौजूदा निज़ाम को और फरजुदा कर रहे हैं। अगर इनको किसी जगह इसका बैरियर नहीं लगाया गया तो ये और मसाइल पैदा करेगा, और जितना वक्त गुजरता जाएगा इतने और मसाइल पड़ते हैं। नाज़रीन, मैडम सोनिया अकबर हमारे साथ हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अदालती निज़ाम को बेहतर करने में वकला और जजेस दोनों को अपने जो है गौर करना चाहिए, क्योंकि जजेस का भी इसमें है कसूर कि वो एक मैटर को इतना डिले कर देते हैं कि इंसाफ किसी को भी नहीं मिल रहा होता। जो ज़्यादती कर रहे होते हैं वो धंधनाते फिर रहे होते हैं, और जो जिनके साथ ज़्यादती हो रही होती है वो अदालतों के चक्कर काट काट के खुद ही जलील हो रहे होते हैं। और दूसरी बात यह कि वकीलों को भी जो है ना, वकला को भी अपने इसमें थोड़ा सा बेहतर करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बंदे का जो एक मैटर बन ही नहीं होता, जिसके पास थोड़ी पावर होती है वो वकीलों के पास पहुंच जाते हैं कि किसी शरीफ आदमी को जो है तंगो परेशान करने के लिए ये केस, जो केस नहीं बन भी रहे होते वो वकील वो केस भी बना देते हैं अगले बंदे को परेशान करने के लिए, जिसके पास कोई सोर्स नहीं होती, कोई पावर नहीं होती। इसलिए वकीलों को अगले बंदे को ये कहना चाहिए कि ये जहाँ पर नहीं बन रहा होता केस क्या है कि ये नहीं बनता, ताकि हमारे माशरे में ये इंसाफ हर बंदे को मिल सके, जिसके साथ ज़्यादती हो रही होती है उसको भी मिल सके। और जहाँ पे हर बंदा जो कह रहा है कि हम किसी बंदे को फालतू में फजूल में परेशान तंग कर रहे हैं और वकीलों के पास अदालतों में पहुँच जाएंगे कि हम तुम्हें इस तरीके से ठीक कर लेंगे, उस तरीके से ठीक कर लेंगे, इस तरह वकला को भी ऐसे केसेस नहीं बनाने चाहिए। और जो केस बनता है अगले को साफ से बोलें ये केस आपको बनता है, ताकि हर बंदे को अपना इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, फ़हीम एजाज़ मलिक साहब हैं, इनके तासरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम एजाज़ मलिक है। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी इस काविश को सलाम पेश करता हूँ कि कम से कम कोई तो है जो सोच रहा है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। ये बात हम सबको समझना होगी कि सिर्फ वकला को, जजेस को ही नहीं बल्कि तमाम लिटिगेंट्स को भी ज़रूरत है इस निज़ाम को दुरुस्त करने की, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये इंसाफ का जो पहिया है ये तकरीबन रुकने को है। अब अगर आप बात करेंगे कि ये अदालती निज़ाम में इस्लाहात कैसे आएंगी, तो ये कोई एक फ़रीक नहीं है जो इसको दुरुस्त कर सकता है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे फ़रीक हैं। सबसे पहले वो जो इंसाफ के इस दायरे से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा वो जो अपने असम्बलियों में बैठे हैं, और बहुत सारे अलग अलग फ़रीक़ैन हैं जो उनको ज़रूरत है कि वो सारे जुड़ कर बैठें और इस पर सोचें कि ये इस्लाहात किस तरह मुमकिन है। हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है इसमें से ज़्यादातर जो आप बात करेंगे आप फ़ौजदारी निज़ाम की या दीवानी निज़ाम की,
फ़ौजदारी निज़ाम में भी सबसे पहले जहाँ पर इस्लाहात की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पास जज पढ़ा लिखा है, वकील पढ़ा लिखा है, लेकिन दरमियान में फ़ौजदारी निज़ाम में जो पुलिस है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या वो जो तकरीबन LLB लेवल पर वो काम नहीं कर रहे होते, डिग्रियां लेकर नहीं आए होते। इस वजह से वो फ़ौजदारी निज़ाम में सबसे बड़ी वजह ये है कि वो लोग इस्लाहात लाने से पहले, इस्लाहात में ज़रूरी है कि उन लोगों का तालीमी मयार इस बराबर हो कि जो जजेज़ और वकला का है। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने फ़ौजदारी निज़ाम को दुरुस्त करना है तो पुलिस की तालीमी मयार को बढ़ाना होगा। अगर आप दीवानी जो इस्लाहात लाने के लिए कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि जो हमें हमारी कानून की किताब है, जिसको तकरीबन हमने होली बुक बना कर रख दिया और इसमें बतौर अवाम भी किसी भी तरह उसमें तब्दीली लाने के लिए कोशिश नहीं है, तो सबसे पहले हमें अपने उस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी जो तरीक़ाकार आइन में वज़ा है उसमें भी जिद्दत लाएँ, उसमें भी तरीक़ाकार को वज़ा करें, और जो कि पुराना और फरसूदा निज़ाम है इसमें तब्दीली लाएँ ताकि तेज़ तरीन इंसाफ मुमकिन हो। और फिर इस्लाहात लाने के लिए मुमकिन ये है कि जो जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि ये एक फ़रीक का काम नहीं है कि वो एक तरह से तब्दीली ले आए, ना ही ये अकेले जजेस कर सकते हैं, ना ही ये वकला कर सकते हैं, बल्कि अदलिया और मुकन्ना ये सारे मिलकर इकट्ठे होकर इसमें जदत ला सकते हैं। जो मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ दीवानी निज़ाम में जो तब्दीली लाने के लिए अमेंडमेंट्स की गई वो अब भी स्टे का शिकार हैं अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। अगर ये निज़ाम ऐसे ही रुका रहेगा तो जो लिटिगेंट्स हैं वो मज़ीद, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि इंसाफ का जो पहिया है वो तकरीबन अब रुकने को है। हम बतौर पाकिस्तानी शर्मसार हैं कि पाकिस्तान का नंबर इंसाफ दिलवाने वाले ममालिक में तकरीबन आखिर पर आ चुका है। हम लोग नाइंसाफ़ी में नंबर 1 पर जाते जा रहे हैं। वजह यह है कि हमारे पास इस्लाहात नहीं। अब इस्लाहात का तरीक़ाकार वज़ा हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो दुरुस्त करना होगा कि हमारे पास टीम्स हों, हाई कोर्ट की जानिब से हमारे पास टीम हो कि जो गवर्नमेंट में वज़रा बैठे हुए हैं, जो लीगल और लॉ डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं, ये मिलकर बैठें और तरीक़ाकार इसमें वाज़ह करें कि किस तरीके से वो सबसे पहले कानून की किताबों में तब्दीली लाएंगे, आइन में तब्दीली लाएंगे, ताकि ये निज़ाम दुरुस्त तौर पर तब्दील हो। अब अफेक्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से लोग अफेक्ट हैं। ये अगर इस्लाहात नहीं होती तो ये लोग और बाकी लोग या बाकी इदारे किस तरह से मुतासर होंगे। हमारे पास एक आम सी बात है कि दादे का केस पोता लड़ रहा है, और ये बड़ी आम वर्ल्डली स्पोकन बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कि हमारे पास एक निज़ाम इतना फरसूदा हो चुका है कि साल कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दीवानी एक मुकदमा को ख़त्म करने के लिए उम्र यूसुफ चाहिए और सब्र अयूब चाहिए। अगर आपके पास इतना सब्र नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारे पास न सिर्फ पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान बल्कि तमाम मुल्क से ही नुमाइंदे लिए जाएं, चाहे वो वकला में से हैं, चाहे वो जजेस में से हैं, चाहे वो हुकूमती इदारों के वफ्द हैं, वो सारे मिल बैठे हैं और सर जोड़ कर इस मामले का हल निकालें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फराज अहमद मलिक साहब हैं, इनका मौक़िफ़ जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपकी इस चैनल की काविश को कि जिन्होंने एक अहम जो मसला दरपेश है हमारे मुल्क को जुडिशल सिस्टम के हवाले से, अदालती जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं लोगों को, उसके हवाले से जो आपकी काविश है इसको अप्रिशिएट करूँगा। इस पे जो है ना इसे हर फोरम पे उठाना चाहिए इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप जो है ना इस जो है ना एक अजीम काविश को जो है ना वो इसके लिए आप आवाज़ उठाएँगे और इसके लिए प्रोग्राम वगैरह भी तरतीब देंगे। तो अब जब जैसा कि अज़मत बुखारी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को एलोब्रेट किया है, तो मैं शार्ट टाइम में जो है ना कहना चाहूँगा इस पर जो भी मेरे है इस पर मेरा मौक़िफ़ है इस पर कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है जो इसमें इस्लाहात की जो है ना अशद ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इसमें इस्लाहात की जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बहुत ही फरसूदा निज़ाम है और उसके साथ सिर्फ हम इस निज़ाम को ही जो है ना नहीं कर सकते, बल्कि कानून में और हमारी बहुत सी चीज़ें मौजूद भी हैं ऐसी जिसको अगर हम प्रॉपर करना चाहें, अगर हमारी नीयत ठीक हो इसको करने में, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको जो है ना ठीक ना कर सकें। अब इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसमें जो ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार तो वही हैं जिनके पास ये इख्तियार है, जिसके पास ये
पावर है इस चीज़ को ठीक करने की, तो वो उसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारी जो हायर जुडिशरी है उसके पास ये पावर है, इख्तियार है उसका कि वो उसको इस्लाहत भी ला सकती है और ठीक भी कर सकते हैं इसको। अब इसको हम सिर्फ ज़िम्मेदार ठहरा दें वकला को या और दीगर इदारों को, तो वो तो एक जो है ना मामले को मज़ीद उलझाव की तरफ और ना हल कर देने वाली जो है ना बात की तरफ लेकर जाने वाली बात होगी। आपके कोर्ट्स के पास ये पावर्स मौजूद हैं, इख्तियार मौजूद हैं। अभी देखें कि अब तकरीबन हर जो भी साल या 2 साल बाद जब भी जैसे कोई आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तब्दीली होती है तो उसके साथ पॉलिसी जो है ना कोर्ट्स की, हाई कोर्ट की पॉलिसी जो है ना वो तब्दील हो जाती है। अब ये एक तरफ से ये इस चीज़ को देखना होगा कि इख्तियार तो उनके पास मौजूद है, जिस पे ये अगर कोशिश करना चाहें, इस निज़ाम को ठीक करना चाहें तो वो उसको बआसानी ठीक कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% 60% ये ठीक कर सकते हैं। इसके बाद ये लेजिस्लेचर को लिख सकते हैं या अपनी हुकूमत को लिख सकती है हाई कोर्ट कि इसमें जो भी इनको रिक्वायर्ड हैं, इसमें जो चेंजेस करनी है वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन अब देखें कि ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में जो हमारा जुडिशल सिस्टम एक मजाक बन के रह गया है। तो उसकी वजह यही है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, बगैर सोचे समझे। अब एक चीफ़ के आने से जो है ना तमाम पॉलिसी जो है ना वो रोल बैक हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इस तरह से अगर हम हर साल या हर 2 साल बाद हम अपनी जुडिशल पॉलिसी को तब्दील करेंगे तो किस तरह से एक निज़ाम जो है ना मजबूत निज़ाम बन के सामने आएगा। अब जैसे बुखारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ भी एलोब्रेट की है कि जिसमें हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स का जो हमारा जो अदालती निज़ाम है और इसमें जजेस का जो अपना एक है कंडक्ट है या उनका जो काम करने का तरीक़ाकार है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि ये अपने मिजाज, अपने कैपेसिटी के मुताबिक फ़ैसला जात कर देते हैं। ये आइन और कानून को मद्देनज़र नहीं रखते। अब मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारी जो अदालती सिस्टम है या लोअर कोर्ट्स में हमारा जो भी लिटिगेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं उसमें यह है कि ये हमारी अदालतें जो है ना कानून की अदालतें बन के रह गई हैं, इंसाफ की अदालतें नहीं हैं। हालांकि हमारा ये है, इनका फ़र्स्ट प्रायोरिटी अदालतों की ये होती है कि होनी चाहिए कि उसमें कानून के दायरे-कार में रहते हुए इंसाफ को है ना वो यकीनी बनाना चाहिए ताकि हमारे लोगों का, आम लिटिगेंट्स का एतमाद बहाल हो अदालतों पर। क्योंकि एक किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में अदालतें जो होती हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ अहम रोल अदालतें प्ले नहीं करती बल्कि अदालतों ही की वजह से जो है ना तमाम जो है ना मुल्क का जो है ना सिस्टम है वो चलता है और बैरूनी दुनिया भी आप पर एतमाद करती है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो अदालती सिस्टम है इस पर बैरूनी दुनिया में तो इसको जो है इसकी इतनी पजीराई नहीं दी जाती है इनको। और हमारे पाकिस्तान में भी अब बहुत हद तक जो है ना लोगों का जो है ना इस पर एतमाद नहीं है। जिस तरह से अब पहले बुखारी साहब ने ये बात की है कि अब हमारा बतौर वकील भी जो है ना हम कोशिश करते हैं कि एक जिरगा सिस्टम में बैठ के मामलात को हल कर दिया जाए, बजाय इसके कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस में गुजर कर एक मतलब तकलीफ़ दे अमल है और बहुत सी चीज़ें जो है ना वक्त के जो टाइम के साथ होती हैं तो उसके बजाय जो है ना टाइम वेस्ट करके, बहुत सा टाइम जो है ना ज़ाया करके तो उस चीज़ों तक पहुँचा जाता है और उस चीज़ का जो मकसद है, जो फ्रूट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जल्द अज जल्द जो है ना इसको जो जितनी भी लिटिगेशन है, मुकदमाबाजी अदालत में चल रही है, उसके लिए जुडिशल पॉलिसी में तब्दीली ज़रूरी है और वो तब्दीली जो है ना वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म या किसी एक चीफ़ के आने से या किसी एक फ़र्द वायद की जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक ये फैसले हों, बल्कि इनको बैठ कर के तमाम जो जितनी हाई कोर्ट्स हैं, तमाम हमारी सूबाई सतह पर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल कर के ये इन्हें जुडिशल इस्लाहात करना होगी। क्योंकि जिस मुल्क में अगर अदालती सिस्टम आपका ठीक नहीं है तो आम जो है ना लोगों का जो अगर इंसाफ पर यकीन नहीं है तो मुल्क का तरक्की करना मैं कहता हूँ कि ये एक जो है ना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसमें जो है ना ये मैं कहूँगा कि अदालती जो है ना इस्लाहात है, इसमें सबसे पहला जो रोल हो सकता है, इफेक्टिव रोल, वो हाई कोर्ट्स का हो सकता है। उनके पास पावर्स हैं। वकला की जिस तरह बात की जाती है और इदारों की, अब आम इदारों की हमारे पाकिस्तान में लेजिस्लेचर के पास इतना नॉलेज या इतनी वर्थ नहीं होती या इतना काम का उनके पास नहीं होता है इस सिस्टम एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस को समझने की। तो हाई कोर्ट्स के पास इख्तियार हैं, वो आए रोज़ वो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स जो है ना वो आइन में भी, कानून में भी करके जो है ना वो भेज रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ जो फ़िक्र की बात यह है कि वो हर चीफ़ की तब्दीली के साथ ही वो पॉलिसियाँ रोल बैक हो जाती हैं, जिस वजह से ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं स्पेशली उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक संजीदा जो है ना रवैया अख्तियार करते हुए इस निज़ाम को देखें। शुहैब अंजम साहब हैं जी, उनके तासरात जानते हैं। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। पहले तो मैं आपको और सैयद अज़मत अली बुखारी साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करूँगा कि आपने इतने अच्छे और कम वक्त में जो है ये एक नशिस्त का एहतमाम किया है जिसमें हमारे जो है अदालती निज़ाम की इस्लाहात की बात के मतलब कि हमारा अदालती निज़ाम किस तरह ठीक हो सकता है, इसमें खामियों की जहाँ तक बात है वो उनके रहते हुए भी अगर कोई बात की जाए तो वो कहाँ तक दुरुस्त साबित हो सकती है। तो सबसे पहले तो यह है कि
निज़ाम की इस्लाहात की जहाँ तक बात है तो निज़ाम जो है वो शुरू होता है जमहूरी हुकूमत से। जमहूरियत से इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये हमारी बदकिस्मती रही है कि इसमें कभी जमहूरियत आई ही नहीं। अगर कभी आई है तो वो अमरीत आई है या सिविल डिक्टेटरशिप आई है, वो चाहे किसी की भी उस सिस्टम में हो, दौर आया हो, चाहे कोई भी दौर आया, वो इसी तरह आया है। अब चूँकि रियासत है, रियासत के 3 जो मेन बुनियादी जैसे कहते हैं जिस पर रियासत खड़ी हुई है, उसमें एक मुकन्ना है, एक अदलिया है और एक इंतज़ामिया। अब मुकन्ना का काम है कि वो एक इस्लाहात ऐसे असूल पेश करे जिससे अदलिया जो है वो एक लोअर तबके तक, एक आम आदमी तक अपना इंसाफ का वो जो निज़ाम है वो नज़र आए इंसाफ होता हुआ। तो वो वैसा बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर कभी भी किसी शख्स ने सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, जिन्होंने थोड़ा सा आईन पाकिस्तान देने के बाद अदलिया को ख़ुद मुख्तार करने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद आने वाले आमिर और दीगर सिविल डिक्टेटर्स ने इस निज़ाम को इतना मैनिपुलेट किया, इतना सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस हद तक इस निज़ाम में ख़राबी पैदा की कि वो अब सिविल तो क्या, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कोर्ट तक वो चीज़ें पहुंच चुकी हैं कि जहाँ पर इंसाफ तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और फ़हीम साहब की मैं बात को एक एंडोर्स करूँगा, वो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कहा, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है कि उम्र नूह और सब्र अयूब, ये 2 चीज़ें अगर किसी इंसान के पास हैं तो वो इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इंसाफ लेने की तवक्को रखे। अगर नहीं है तो यहाँ पर इस किस्म की कोई तवक्को रखना ही ऐसा है कि जैसे अंधेरे में आप तीर चला रहे हैं और वो कहीं लग जाए तो वाह वाह, नहीं लगा तो फिर वो अंधेरे के तीर है वो कहीं ना कहीं जाएगा हवाई में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो बुखारी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे सबसे पहला जो इस्लाहात का बुनियादी जो मरकज़ है वो है इंस्टीट्यूशंस, कि आया जो लॉ ग्रेजुएट्स हो रहे हैं वो कौन से कॉलेजेस से आ रहे हैं, उनके उस्ताद कौन है, उनको पढ़ाने वाला कौन है, उनको लॉ के मुतल्लिक़ बताने वाला कौन है। क्या वो एक ख़ुद एक्विटी का पेपर देने वाला उस्ताद है जो कि 3rd ईयर के बच्चे को पढ़ा रहा है और ख़ुद वो 1st ईयर में बैठा हुआ है, या वो है जो कहीं ऊपर अच्छे ओहदे पर किसी हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसने बाकायदा एक ट्रेनिंग ली और उसके बाद आके ला की बच्चों को क्लासेस दी। इंस्टीट्यूशंस के मुतल्लिक़ हमारा म्यार इंतहाई गिर चुका है, बल्कि इवन तो ये है कि लोग पेपर भी नहीं, अब तो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ खुल चुकी हैं कि एक दिन सुबह कॉल आती है और आपको बताया जाता है कि आप आके पेपर दे दें। तो वो इस वक्त वैसी यूनिवर्सिटियाँ भी चल रही हैं। तो हमारा सबसे बुनियादी मसला जो है वो अपर लेवल से अगर शुरू करें तो वो हुकूमती निज़ाम की जो है नाकामी है। हुकूमत ने हर वक्त जो शख्स आया उसने ख़ुद अपने असूलों और अपने जो मामलात हैं उनको तक़वियत देने के लिए जजेस के ऊपर प्रेशर डाल के एक निज़ाम को, इंसाफ के निज़ाम को तबाह किया। उसके बाद जो दूसरी ज़िम्मेवारी आती है वो जजेस की है। जब जजेस के पास एक केस आता है तो उनको चाहिए कि वो सिर्फ ऑन द टेबल एक चीज़ को ना देखें, बल्कि उनके पास एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो ये हक और सच की तलाश कर सकते हैं। आम आदमी के पास शायद उतने रिसोर्सेज ना हो जितना जज के पास है, लेकिन वो इस चीज़ को करना ही नहीं चाहते। वो जजेस अपने ऐसी एयर कंडीशन रूम में जाते हैं, उसके बाद वो बस बाहर आके ये कह देते हैं जी आप नहीं आए, आपने ये नहीं किया, आप आज लेट हो गए, आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं तो आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट तो आप हासिल करना पटवारी से आप फ़र्द नहीं हासिल कर सकते इस मुल्क में। अंदाज़ा लगाएं जो 4थे स्केल का पटवारी है उससे एक अच्छा भला 18वें 19वें स्केल का टीचर मुझे फ़र्द हासिल करके दिखाए, वो नहीं ले सकता। लेकिन जजेस यहाँ पे आके कहते हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, और वहीं पर जिन लोगों ने अपना एक पेशा बनाया हुआ है लोगों को लूटने का, वो फौज डॉक्यूमेंट देते हैं, एक तरफ से देते हैं, दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं, वो असल और ओरिजिनल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो निज़ाम नहीं चलता। तो उसमें सबसे पहले तो मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पर अगर किसी ने भी निज़ाम की इस्लाहत लानी है तो वो आला अदलिया ने लानी है, पार्लियामेंट ने लानी है। पार्लियामेंट के अंदर जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर स्पीडी रेमेडी नहीं मिल सकती किसी आदमी को, किसी शख्स को। ये एक ख्वाब है, ये हमेशा ख्वाब ही रहेगा। हाँ, आप देखेंगे बड़े बड़े लोग बाहर निकल जाएंगे अपने मामलात को लेकर, लेकिन वहाँ पर
ऐसी आम आदमी की कोई बात नहीं है। तो इसके बाद अदलिया की है कि आला अदलिया इसके ऊपर जो है सेमिनार देखे और अपनी प्रपोज़ल जो है हुकूमत वक्त को भेजें कि किस तरीके से इस्लाहात मज़ीद लाई जा सकती हैं और अच्छे तरीके से और जल्दी कम वक्त में जो है इंसाफ मुहैया किया जाए। और तीसरी बात ये इंतज़ामिया, अगर बिलफर्ज एक केस वो हो भी जाता है, अदालत से वो डिग्री हो भी जाता है, तो आगे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज इतनी स्लो हैं कि वो करते करते 10-10 साल वो चला जाता है। वो पता चलता है जी नहीं जी अब नया आ गया, अब वो अफसर बदला, अब ये आ गया। एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हमारे पास नहीं है। अगर एक डिग्री होती है उसको स्पेसिफिक 6 मंथ या जो भी उनका टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। बाकी आप देखें कि हमारे मुल्क का निज़ाम चूँकि आमरीत के ज़दा है और आमरीत के हवाले से जो है वो तमाम जितने भी अभी भी आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखें तो आमरीत है, यह जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर जो भी निज़ाम लाया जा रहा है वो अदालतों को प्रेस करने के लिए, सिर्फ वकला बार और बेंच को अलहदा करने के लिए। वकला से कहा जा रहा है कि आप बार के ख़िलाफ़ बेंच के ख़िलाफ़ खड़े और बेंच को कह रहे हैं कि आप वकला के ख़िलाफ़ पर्चे दें। तो यहाँ पर ये जो निज़ाम है ये उस वक्त तक नहीं चेंज हो सकता जब तक कि हमारी जो आला ओहदों पर और आला जो लोग करने वाले हैं, आम आदमी, आम वकील, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। इसका इख्तियार इतना ही है कि वो एक लिटिगेंट उसके पास आया, वो फ़ाइल तैयार करके जज के सामने, सिविल जज नहीं, ये आला हाई कोर्ट्स और आला अदलिया के और जो है वो और उसके अलावा एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ और पार्लियामेंट ये इस्लाहात ला सकती हैं और उसके बाद ही इस मुल्क में आम आदमी को इंसाफ का तसव्वुर कहीं पर थोड़ा बहुत उजागर हो सकता है। वरना नहीं तो इस मौजूदा निज़ाम के तहत तो इस्लाहात की बिल्कुल भी गुंजाइश तो क्या कहीं पर किरण भी नज़र नहीं आ रही कि वो इसमें इस्लाहात लाई जा सकें। जी शुक्रिया। फैसल बुखारी साहब हमारे साथ हैं, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, तो इनका मौक़िफ़ जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालती निज़ाम में किन इस्लाहात की ज़रूरत है उस पर शबीर साहब प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे साथ। अदालती निज़ाम की हद तक जो है एक तो है कानून साजी और दूसरा है अदालत के अंदर जो अपने मामलात हैं, इस्लाहात हैं, उनके हवाले से मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि जो भी इदारे हैं वो अगर अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करते हैं तो उससे एक तो मसाइल कम पैदा होते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें सियासी जो मुदाखलत है उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि सियासी मुदाखलत को जब तक हम 0% पे ना लेके जाएंगे, जजेस की आला अदालतों में एलिवेशन, इसके अलावा जो भर्ती का तरीक़ाकार है उसमें अगर सियासी मुदाखलत बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हमारा अदालती निज़ाम काफ़ी हद तक शफाफ हो सकता है। फिर वकला को जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं उनको भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो चाहिए है काम करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये कहा जाता है कि वकला और जजेस जो हैं वो एक गाड़ी के पहिए हैं, तो इसमें जजेस की हद तक जो एनवायरनमेंट है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन वकला के लिए उनके अपने ज़ाती उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ या उनको वो पीसफुल माहौल नहीं मैसर। जिस तरह इस्लामाबाद के हालात बने हैं, अभी फैसलाबाद के मामलात चल रहे हैं जिस वजह से आए रोज़ कशीदगियाँ होती हैं। ये चीज़ें जो हैं इन जजेस और वकला के दरमियान हम आंगी वाली एक प्यार वाला माहौल वो बहुत ज़रूरी है। दोनों ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उस पे वर्क बहुत ज़रूरी है। फिर मैं ये बात भी यहाँ कहने में आर महसूस नहीं करूँगा कि हमारे पास पिछले दिनों एक ऐसा मुकदमा डिसाइड हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक 3 हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाता है और वो बेंच एक केस का ट्रायल करता है और उसमें वो फ़ैसला सुनाता है और वो 3 जजेस का जो बेंच है उसके फ़ैसले को एक सिंगल जज साहब है, सिंगल बेंच जो है हाई कोर्ट का, उसको बेंच को कलअदम करार दे देता है कि ये बेंच ही जो है वो वाइड एन इशू है
हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता है। ये मसाइल जो हैं ये बहुत ही हमारे लिए एक अलमिया है, एक सोचने की बात है। इसके अलावा हमारे जो एक बहुत ही बड़ा एक सिलसिला चल रहा है वो केस रिमांड का है। एक मुकदमा है वो साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल ट्रायल कोर्ट में रहता है। उसके बाद अगर कोई अपील निगरानी में जाता है तो वहाँ से रिमांड हो जाता है, फिर नए सिरे से वहाँ जो है ट्रायल शुरू हो जाता है। हाई कोर्ट में चला जाए वहाँ से रिमांड हो जाए तो फिर ट्रायल कोर्ट में वो नए सिरे से ट्रायल शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाए वहाँ से रिमांड हो जाए। ये रिमांड वाला जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए और जो जजेस साहबान आला अदालतों में बैठे हुए हैं उनको अपनी उस पर जजमेंट, अपना वर्डिक्ट जो है वो दे देना चाहिए, उससे बजाय इसके कि रिमांड करके और इस पे जो टाइम कंज्यूम होता है नस्ली उन मुकदमात को भुगतने में गुजर जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ सालाना छुट्टियों का सिलसिला है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। जो अदालतों की छुट्टियां होती हैं वैसे भी साल में स्ट्राइक्स और जो संडे हैं, बाकी जो सरकारी तातीलात हैं उन सब को शामिल कर लिया जाए तो साल में बहुत कम टाइम रह जाता है, जिसकी वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और ख़ुसूसन आला अदलिया में पेंडेंसी जो है वो तो बेइंतहा है। अब इनके अलावा मैं अटक के हवाले से खसूसी बात करना चाहूँगा कि अटक में थाना एंटी नारकोटिक्स मौजूद है, जिसकी जो है केसेस की और मुकदमात की FIR की रेशो भी अच्छी खासी है। जिनका ट्रायल रावलपिंडी में होता है, यहाँ से वकला साहबान को रावलपिंडी में जाना पड़ता है और एंटी नारकोटिक्स कोर्ट का यहाँ जो है वो कैंप ऑफिस या मैं कहता हूँ उस कोर्ट को यहाँ होना चाहिए। और यहाँ जो पिंडी डिवीज़न में अटक के नारकोटिक्स थाना के सबसे ज़्यादा केसेस हैं उनका ट्रायल भी यहीं होना चाहिए। यहाँ से अवालात लेके जाना, यहाँ से जो IO है, अमला है, वो आते जाते हैं, उन पे जो टाइम कंज्यूम होता है, उस पे जो पैसा लगता है, उस पे जो तेल खर्च आता है, वो सारी चीज़ें बच के यहाँ अच्छे तरीके से वो ट्रायल मुमकिन हो सकते हैं। पिंडी आने जाने में जो कोफ्त है, जो टाइम ज़ाया होता है, जो अखराजात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा अब अटक में बैंकिंग के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा प्राइवेट बैंक जो हैं वो आ चुके हैं। बैंकिंग कोर्ट का जो है वो ट्रिब्यूनल अटक में ना होने के बाद भी बहुत ज़्यादा मसाइल मुश्किलात हैं, चूँकि ये जो डोर स्टेप पे इंसाफ देने का एक सिलसिला चला था कि तमाम सब डिवीजन्स में एडिशनल जजेस और सिविल जजेस की तादाद बढ़ाई गई, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी होना चाहिए। एंटी नारकोटिक्स वाला ट्रिब्यूनल और जो है वो बैंकिंग कोर्ट जो है उसको अटक में देना चाहिए। मेरी ये इस चैनल के वसातत से हाई एप्स को ये रिक्वेस्ट होगी कि इस पे ज़रूर वर्क होना चाहिए। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं वो ज़ाहिर बात है वो हो भी रहे हैं। जब नए चीफ साहब आते हैं, नए चीफ साहब के आने से पॉलिसियाँ चेंज होती हैं, उस पर कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि नए आने वाले जो चीफ साहब हैं वो पॉलिसी ऐसी वाज़ेह हो कि जो पॉलिसी चल रही हों उन पॉलिसियों को इतनी मजबूती से इस्लाहात करके एक लॉ का हिस्सा बना दिया जाए कि नए जो चीफ साहब आए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो नए जो अहकामात हैं उनकी वजह से, मुतबादल निज़ाम की वजह से मसाइल कम से कम हों। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मुख्तार अहमद साहब आए हैं एडवोकेट हमारे साथ, इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अटक टुडे का कि इन्होंने इतने अहम मौजू पर आवाम की अवेयरनेस के लिए इस अहम मौजू को मुंतखब किया और मुख्तलिफ़ जो है वो लायर्स फ्रेटर्निटी के पास जो है ना वो पेश हुए और इस अवेयरनेस को आवाम तक पहुँचाने के लिए अपने इस फोरम का भी इंतखाब किया। अब जो आज इनका मौजू है कि अदालती इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है, तो इस ज़मन में मैं ये बात करता चलूँ कि लिटिगेंट्स के जो मसाइल हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लिटिगेंट्स जो हमारे जो है ना वो अदालती निज़ाम पे तकरीबन इस वक्त जिनका जो है ना वो एतमाद ना होने के बराबर है, उनको एतमाद को बढ़ाने के लिए एक तो अदालती जो काम है उसमें उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। जो हमारे जो केसेस हैं जिनमें लिंगर ऑन होते हैं और जिनमें डेटेड डलती हैं रोज़ाना की बुनियादों पर,
साइल उठ के जंड से आता है और यहाँ पे आके पता चलता है कि एक माह की तारीख हो गई है। इससे अदालती निज़ाम पे असर पड़ता है और इस पर आवाम का एतमाद दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एक तो इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है और दूसरा हमारे वकला साहिबान पे भी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम फजूल की और जो बग़ैर किसी वजह के हड़तालें होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, वो ना करें और जो है ना वो अपने काम पे तवज्जो दें। और दूसरा जुडिशरी पे भी एक बात आती है कि वो भी अपने काम को जो है ना वो स्पीड अप करें थोड़ा सा, ताकि जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं जैसे स्टे होते हैं, जैसे बेल होती है, उसमें लोगों को रिलीफ मिले ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो। और एक फैमिली कोर्ट के ज़िम्मन में मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि फ़ैमिली कोर्ट्स औरतों के लिए जो है ना वो एक स्पेशल बनाई गई कोर्ट्स थी जिसमें औरतों के मसाइल पे बात होती थी, लेकिन अब उसमें एक मामला ये आ गया हुआ है कि अगर किसी दूसरे सूबे का मामला यहाँ पे चला है, फ़र्ज़ किया कि कराची मुद्दला कराची में रहता है और लड़की अटक में रहती है और उसने यहाँ पे दावा डिग्री करवा लिया हुआ है और उसको दावा डिग्री करवाने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता कि उसको फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करा के कराची भिजवाना होता है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स को अमेंड करना चाहिए और डायरेक्ट ज़िला अटक से वो डिग्री अदालती जो है वो हवाले से अगर कराची चली जाए जहाँ पे मुद्दला रहता है और वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है कि अगर जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल के लिए फ़ैमिली कोर्ट्स बनाएंगी और औरत को रिलीफ देने के लिए एक कानून बनाया गया, लेकिन वो यहाँ पे आगे गैर मौसर हो जाता है। तो इस ज़िम्मन में अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से कि इस रूल्स को अमेंड किया जाए ताकि अटक में एक दावा डिग्री हुआ तो वो गैर मौसर ना हो जाए और डायरेक्ट अटक ही से कराची मुद्दला के पते वाली कोर्ट पे शिफ्ट हो जाए और वहाँ पे उस पर एग्जीक्यूशन हो जाए। वस्सलाम। नाज़रीन, आपने आज़म बुखारी चैम्बर में शरीक वकला का और सैयद फैसल बुखारी साहब का, मुख्तार अहमद साहब का मौक़िफ़ सुना है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। कचहरी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।